अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो लेट मी अंडरस्टैंड, विल स्टार्ट टुडे बीइंग दैट फोर्थ डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी, हैंस द डिले। ओके, सो हमने देखा है सो फार कि भाई मार्केट, तीन तरीके के मार्केट, इक्विटी मार्केट, आपका फ्यूचर मार्केट, आपका ऑप्शन मार्केट, तीन तरीके का मार्केट है। आपने तीनों मार्केट को देख लिया। ओके, अब ये जो है इक्विटी मार्केट जो है वो शरीयत में जो है आपको काम करने का हुक्म है। फ्यूचर ऑप्शंस में आपको बिल्कुल जो है काम नहीं करना, फिर आपकी मर्जी। आपको काम करना है अपने आप को जो है क्या बोलते हैं वो जुआरी बनना है, तो ये जुआरी का जो है सबसे बड़ा अड्डा है कि 50,000 करोड़ जो है वो तो कैश में होता है और 5 लाख करोड़ जो है वो फ्यूचर ऑप्शंस में होता है। तो सबसे बड़ा जुए का अड्डा जो है वो शेयर मार्केट ही है। ओके, इसमें दूसरी बात हम ये देखेंगे, जैसे हमारे क्रिकेट की टीम होती है, क्रिकेट की टीम जो होती है उसके जो खिलाड़ी है पूरी इंडिया से आप जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट खिलाड़ी चुन करके जो है क्रिकेट टीम में शामिल करते हैं। कोई नॉर्थ का है, कोई साउथ का है, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है। पूरे महाराष्ट्र में से एक खिलाड़ी चुन करके आता है, पूरे यूपी से एक खिलाड़ी चुन करके आता है, राजस्थान, वैसे ही गुजरात, वही तमिलनाडु, वही कर्नाटका, वही कश्मीर, वही दिल्ली और वही वेस्ट बंगाल। इस तरीके से पूरे जो है इंडिया से बेहतरीन क्वालिटी वाले खिलाड़ी जो है चुन करके जो है हम क्रिकेट टीम में शामिल करते। इसलिए क्योंकि भाई ये क्रिकेट जो है जब ये खेलने जाएंगे तो ये हमारी देश की शान है। कहीं वर्ल्ड कप है या कहीं टूर्नामेंट है तो कुछ ना कुछ जो ये कारनामे करके आएंगे, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। इसमें दिनेश कार्तिक भी है, रविंद्र जडेजा भी है, भुवनेश्वर भी है, एम एस धोनी भी है, शिखर धवन भी है, केदार जाधव भी है, पांड्या भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, चाहल भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, कुलदीप यादव भी है, मोहम्मद शमी भी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 11 प्लेयर बनकर 11-13 प्लेयर बन करके एक टीम बनती है। एक टीम, कहने का मकसद कि दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, रणजी ट्रॉफी, उसके बाद फिर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाते हैं। तो दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये नुक्कड़ का जो है खिलाड़ी है, नहीं, ये दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। वैसे ही जो है हमारी निफ्टी जो होती है, हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी होती है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है जो बेहतरीन कंपनीज है, जो बेहतरीन एंड टॉप कंपनीज है, जो क्वालिटी वाली टॉप में टॉप कंपनीज है, उनको जो है निफ्टी में शामिल किया जाता है। निफ्टी क्या होती है, जैसे आपका जो है आपने एनएससी देखा, एनएससी के अंदर जो कंपनीज आएगी उसको निफ्टी कहा जाता है, और जो बीएससी में कंपनी आएगी उसे सेंसेक्स कहा जाता है, सेंसेक्स। तो एनएससी के अंदर जो कंपनी 50 कंपनी एनएससी के अंदर आती है, किसी भी सेक्टर की हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, बैंक हो, फाइनेंस हो, चाहे आपका जो है एनर्जी में हो, फार्मा में हो, किसी भी सेक्टर में हो, क्षेत्र की हो, लेकिन उसके अंदर की वो लीडर होना चाहिए। जैसे मसलन आप जो है ऑटो की बात करें, फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर में लीडर कौन है, तो आपका ध्यान डायरेक्ट जो है मारुति की तरफ जाएगा। मारुति लीडर है, हर कॉमन आदमी के पास जो है मारुति अवेलेबल है। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए वो लीडर होना चाहिए। तो एनएससी के अंदर जो है 50 कंपनी पूरी इंडिया से चुन करके आती है। 50 जैसे इंडियन प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर, पहले भी 11 थे, आज भी 11 ही है, +2 एडिशनल होते वो अलग बात है। तो निफ्टी के अंदर जो है, निफ्टी जो है स्टैंड फॉर एनएससी। निफ्टी निफ्टी का मतलब है नेशनल 50। सेंसेक्स जो है वो बीएससी के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए उसके अंदर 30 कंपनीज आती है। अब ये 50 कंपनी में कौन कौन है, ये पुराना डाटा है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने लिया है इसको। रिलायंस, ओके, बाद में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, इन्फोसिस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, सन फार्मा, नेशनल थर्मल पावर कंपनी, टाटा मोटर्स, विप्रो, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड। बास कंपनी आपने नाम सुना भी होगा, बास नहीं होगी, नथिंग टू वरी। एशियन पेंट, भारत पेट्रोलियम, वेदांता लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, आइशर मोटर्स, इंफ्राटेल, हीरो मोटर्स, बॉश, टाटा स्टील, लुपिन, अंबुजा सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, सिप्ला, औरोफार्मा, टेक महिंद्रा, एसीसी, गेल, टाटा पावर, हाँ सॉरी ये इधर है, टाटा पावर, और ये
औरो फार्मा, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसीसी, गेल, टाटा मोटर्स, ये 50 कंपनीज आपकी जो है निफ्टी की शामिल है। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो है कुछ प्लेयर्स जो है अंडर परफॉर्म करते, कभी कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस सही नहीं होता तो उसको हटा करके नए प्लेयर को लिया जाता है। वैसे ही निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर कुछ कंपनी अगर उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उनको हटा करके नई कंपनी ली जाती है। तो इसमें भी तबादला होता रहता है, यानी इन आउट होता रहता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स को हम हटाते हैं, नए प्लेयर्स को मौका मिलता है, वैसे यहाँ भी जो है अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको हटा करके नई कंपनी को लिया जाता है, सेम प्रोसीजर से। तो निफ्टी के अंदर हमारी कितनी कंपनीज है? 50 कंपनी है। सेंसेक्स के अंदर जो है कितनी कंपनीज है? निफ्टी में 50 कंपनी होगी, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी होगी। अब ये रूल जो है वहां से एनएससी की तरफ से, गवर्नमेंट तरफ से बना हुआ है, तो वो रूल है। इसके अलावा जो है एक होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है? इसमें सिर्फ जो है बैंकें ही होती, प्योरली बैंक, इसे कहते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर सब सब कुछ है। निफ्टी के अंदर आपको ऑटो भी मिलेगा, निफ्टी के अंदर फार्मा भी मिलेगा, निफ्टी में आईटी भी मिलेगा, निफ्टी में जो है एफएमसीजी मिलेगा, निफ्टी में जो है हर हर जो है खिचड़ी है इधर, सब कुछ। हाँ, 50 कंपनी सब मिक्स है इसके अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ आपको सिर्फ प्योरली बैंकें मिलेगी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें आपने देखा कि मेजर जो है वो प्राइवेट बैंक है, कुछ बैंकें जो है वो पब्लिक है। पब्लिक बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट का जो है स्टेक होता है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप में होती है, जो गवर्नमेंट की बैंक होती है इन शॉर्ट, तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे फिर है पंजाब नेशनल बैंक, ये जो है पीएसयू बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक है, बाकी सब के सब जो है प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा जो है निफ्टी फाइनेंशियल एक नया चालू हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल का मतलब क्या है? ये बैंकें नहीं होती है, लेकिन ये बैंकों का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है। जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये बैंक नहीं है, लेकिन ये इनका काम है कि ये जो है लोन वगैरह जो है प्रोवाइड करना। ये आपका जो है क्लियरिंग चेक वगैरह नहीं करती है, इनका काम सिर्फ जो है लोन प्रोवाइड करना। तो इसको ही कहते हैं निफ्टी फाइनेंशियल। तो इसके अंदर 17 कंपनीज है, इसमें कुछ बैंकें भी है और आपकी प्योरली फाइनेंस कंपनी है। एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी लाइफ, बजाज होल्डिंग, एसबीआई लाइफ, आरईसी लिमिटेड, चोलामंडलम, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, पावर फाइनेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी, बजाज फिन सर्विस एंड पिरामल एंटरप्राइज। तो आपने देखा 3 इसके अंदर आ गए। एक तो निफ्टी आ गई, निफ्टी के अंदर 50 कंपनी, बैंक निफ्टी आ गई। बैंकों के अंदर सिर्फ जो है वो बैंकें होती है, तो उसके अंदर 12 बैंकें हैं। निफ्टी फाइनेंशियल के अंदर आपकी जो है 17 कंपनीज है। ओके, नाउ इनकी एक्सपायरी कैसे होती है? इनकी एक्सपायरी कैसे होती है? जैसे हमने जो है कल देखा था शर्त का मामला। शर्त का मामला क्या होता है? हाँ, अपने अपने जो है इसके अंदर आप जो है कैलेंडर ओपन कर लीजिए। आपके मोबाइल के अंदर जो कैलेंडर है इसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है? हर आदमी जो है अपने मोबाइल में कैलेंडर ओपन कर लो। अब जो महीना है हमारा, अभी अब आपका जो महीना है उसको ओपन कर लो। तो एक्सपायरी जो होती है ना, एक तो हफ्ते की एक्सपायरी होती है, एक मंथ की एक्सपायरी होती है। हफ्ते की एक्सपायरी जो है वो थर्सडे के दिन होती है। एवरी हफ्ते की एक्सपायरी जो है थर्सडे के दिन होगी। मार्केट हमारा चलता है मंडे टू फ्राइडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे के दिन आपकी एक्सपायरी होगी, यानी शर्त की डेट, मुद्दत। तो थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है और एक एक्सपायरी होती है महीने की आखिरी तारीख को, आखिरी थर्सडे को। तो अगर आप जो है अभी का कैलेंडर देखोगे तो अभी के कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे कि भाई एक्सपायरी कभी होगी, तो भाई 6 तारीख को होगी। अभी का जो महीना है उसमें एक्सपायरी आप देखोगे 6 तारीख को, पहला थर्सडे है, उसकी एक्सपायरी हो गई है। फिर जो है सेकंड हफ्ते के अंदर आप देखोगे थर्सडे कभी आ रहा है, 13 तारीख को आ रहा है। तो 6 तारीख की पहली एक्सपायरी, 13 तारीख की दूसरी एक्सपायरी, तीसरी एक्सपायरी आपकी जो है वो 20 तारीख को आ रही है, चौथी एक्सपायरी आपकी जो है 27 को आ रही है। चौथी एक्सपायरी कभी आ रही है? 27 को आ रही है। अब 6 तारीख जो है वो पहली एक्सपायरी है थर्सडे का, यानी पहले हफ्ते का पहले थर्सडे। दूसरे हफ्ते में जो है वो 13 तारीख आ रही है, तीसरे हफ्ते के अंदर 20 तारीख आ रही है, चौथे हफ्ते के अंदर 27 तारीख आ रही है। ये चौथा हफ्ता जो है 27 तारीख है, ये वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। और वीकली एक्सपायरी क्या है, मंथली एक्सपायरी क्या है, हम आगे देखेंगे इसको। दूसरे महीने में आ गए। दूसरे महीने में हमने देखा कि दूसरे महीने में जो है आपकी थर्सडे कभी आ रहा है, तो थर्सडे आपका जो आ रहा है वो 3 तारीख को आ रहा है।
उसके बाद में 10 तारीख को आ रहा है, उसके बाद 17 तारीख को आ रहा है, उसके बाद 24 तारीख को आ रहा है। तो 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख। और थर्सडे किसी वजह से बैंक हॉलीडे हुई तो एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाएगी। थर्सडे किसी वजह से बैंक हॉलीडे है तो एक दिन पहले बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो 24 तारीख जो है वो आपकी वीकली भी होगी और मंथली भी होगी। मंथली क्यों? क्योंकि ये महीने का आखिरी थर्सडे है। वैसे ही जो है तीसरा महीना, अब मुद्दत जो है सिर्फ फाइनल 3 महीने तक आप कर सकते हो। 3 महीने से ज्यादा का शर्त नहीं लगा सकते। आप अगर जनवरी में हो, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही आप जो है सिर्फ एक्सपायरी यानी शर्त लगा सकते हो। आप बोलेंगे अप्रैल में मैं शर्त लगा रहा हूँ तो वो अलाउड नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो नेक्स्ट महीने के अंदर आप देखोगे तो थर्सडे जो आ रहा है वो 3 तारीख को आ रहा है, 10 तारीख को आ रहा है, 17 तारीख को आ रहा है, 24 तारीख को आ रहा है और आखिरी जो है वो 31 तारीख को आ रहा है। तो 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख। 31 जो है वो आपका जो है वीकली भी है, मंथली भी एक्सपायरी है। नाउ वीकली एक्सपायरी किसको बोलते हैं, मंथली एक्सपायरी किसको बोलते हैं? नाउ सपोज मैंने जो है मैंने शर्त लगाई कि भाई इंडियन टीम कल जो है, इंडिया की टीम जो है जीतेगी। देखो शर्त लगाने का, मैंने बोला कल इंडिया की टीम जो है, इंडिया जीतेगी कल। तो मैंने इंडिया टीम पे मैंने शर्त लगाया और मैंने बोला कल विराट कोहली जो है सेंचुरी मारेगा। अब दोनों जो है फर्क आ गया। अगर मैं इंडिया टीम पे शर्त लगाता हूँ, पूरी टीम पे मैंने शर्त लगाया, और अगर मैं विराट कोहली पे एक्सक्लूसिवली मैं बात करता हूँ कि भाई विराट कोहली कल सेंचुरी मारेगा, तो मैं सिर्फ एक जो है खिलाड़ी पर जो है शर्त लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इंडियन टीम पे शर्त लगाता हूँ, इसका मतलब मैं जो है पूरे 11 प्लेयर्स उन पे जो है शर्त लगा रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं ये कह रहा हूँ कल कि भाई निफ्टी जो है कल ऊपर जाएगा, निफ्टी क्या है, हाँ, ये जो है इंडियन टीम है, ये पूरा जो है गुलदस्ता है 11 प्लेयर्स का। वैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल, ये गुलदस्ते 50 कंपनी, बैंकों के अंदर 12 बैंक है और उसके अंदर फाइनेंशियल के अंदर 17 फाइनेंशियल कंपनीज, इसे कहते हैं इंडेक्स निफ्टी। और ये जो है बैंक निफ्टी है और निफ्टी फाइनेंशियल, इसे कहते हैं इंडेक्स। तो इस पे भी जो है, और इनमें जो गेम होता है वो एफएनओ में ज्यादा होता है। ये 90% ट्रेड जो होता है ना, अच्छा एफएनओ को डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। एफएनओ को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। तो कोई कहेगा आपको डेरिवेटिव्स आता है, तो डेरिवेटिव का मतलब एफएनओ है। तो सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो एफएनओ में होता है, 90% ट्रेड उसमें होता है। और वो किस में होता है? इंडेक्स में होता है। इंडेक्स क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल। राम ने बोला निफ्टी ऊपर जाएगी, शाम ने बोला निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। राम ने कहा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, शाम ने कहा बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। तो इसके ऊपर शर्त लगती है, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल के ऊपर। तो इनकी एक्सपायरी जो है एवरी वीक होती है। एवरी वीक बोलो तो एवरी थर्सडे इनकी एक्सपायरी होती है। मसलन अगर मैं जो है जनवरी में बैठा हूँ 2022 में जनवरी में अगर मैं बैठा हूँ, तो पहली जो है एक्सपायरी थी 6 तारीख की। अगर मैं जो है आज फ्राइडे हो गया, मंडे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई थर्सडे तक यानी 13 तारीख तक जो है कुछ भी फैसला हो जाएगा, मैंने जो है बोला भाई निफ्टी ये लेवल पे पहुंचेगी 13 तारीख तो 13 तारीख को क्या हो जाएगा? फैसला हो जाएगा, जीत या हार। आइदर आप जीतोगे या सामने वाला जीतेगा, तीसरे कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है एक्सपायरी में, जो भी आपकी एक्सपायरी है वो डेट पहले से फिक्स करते हैं। एक बार आपने डेट ले ली उसके बाद चेंज नहीं होता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल की एक्सपायरी जो है एवरी थर्सडे होती है। ठीक है, हाँ। अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली इंडिविजुअल प्लेयर है। अगर मैंने टाटा मोटर्स की बात की, टाटा मोटर्स एक इंडिविजुअल कंपनी है। टाटा मोटर्स क्या है? एक इंडिविजुअल कंपनी है। तो अगर इंडिविजुअल कंपनी है तो इसकी एक्सपायरी जो है महीने के आखिर में होगी। अगर वो इंडिविजुअल कंपनी, जैसे विराट कोहली इंडिविजुअल प्लेयर है, इसकी एक्सपायरी जो है मंथली होगी। मंथली बोले थे महीने की आखिरी तारीख को। अच्छा, एक्सपायरी किसकी होती है? एक्सपायरी सिर्फ एफएनओ स्टॉक की होती है, कैश वाले की एक्सपायरी नहीं होती है। कैश वाले की एक्सपायरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कैश में तो आपने पूरा पैसा दे करके माल लिया है, तो वहां कोई शरत का मामला ही नहीं। आपने तो 9 लाख का माल ले लिया भाई, 9 लाख का माल आपने जो है पैसे दे के खरीदे, तो भाव ऊपर जाए नीचे जाए, आपको जब बेचना है आप बेचो, उसको 7 दिन बाद बेचो, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने, जब भी आपको बेचना है आप उसको बेच सकते हो, उसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन एफएनओ के अंदर जो है शर्त लग गई है, तो शर्त के हिसाब से आपको क्या हो जाएगी? भाई शर्त कब की, कितनी तारीख की, तो बता भाई पहली एक्सपायरी, सेकंड एक्सपायरी, तीसरी एक्सपायरी, चौथी एक्सपायरी कौन से महीने की?
पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना बता दे, तो एक्सपायरी के हिसाब से आपका शर्त जो है लागू हो जाएगा। तो निफ्टी या इंडेक्स वाले है, इंडेक्स की एक्सपायरी जो है वो वीकली होगी, और जो इंडिविजुअल कंपनीज है, इंडिविजुअल कंपनीज कौन सी, जो ऊपर मैंने बताया नहीं, इंडिविजुअल कंपनीज, ये सब ये कंपनीज है, ये जो कंपनीज है, जो बीपीसीएल है, एशियन पेंट्स है, पावर ग्रिड है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, वेदांता है, इंडसइंड बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो, ये इंडिविजुअल कंपनी है। तो कंपनी पे अगर आपने शर्त लगा दी तो इसकी एक्सपायरी जो है महीने की आखिरी थर्सडे को होगा। ओके, हाँ, तो ये था आपका निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी फाइनेंशियल क्या है, इसके आपको समझ में आ गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल को इंडेक्स कहा जाता है। इन पे जो है बोली ज़्यादा लगती है, शर्त ज़्यादा लगती है, 90% काम इसी में होता है डेरिवेटिव्स के अंदर। इनकी एक्सपायरी वीकली होती है, और जो हमारी जो कंपनीज होती है, हाँ, उनकी एक्सपायरी जो है महीने की आखिरी तारीख को होगी। अच्छा, ये कंपनीज कौन सी, जो एफएनओ में लिस्टेड है, उन्हीं की एक्सपायरी। अभी समझो एक कंपनी है एस इंडिया, एस इंडिया जो है एक कंपनी है, जो हमारी 7,000 कंपनीज में से एस इंडिया एक कंपनी है, लेकिन एस इंडिया जो है वो एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, तो एफएनओ में कारोबार नहीं होगा, उसका नॉर्मल जो है कैश में ही कारोबार होगा। बात समझ आ रही। अब मैंने दिया टाटा स्टील, टाटा स्टील जो है ये एफएनओ की कंपनी है, टाटा स्टील जो है एफएनओ की कंपनी है, तो इसमें कैश में भी काम होगा, ये एफएनओ में भी काम होगा इसका। तो एफएनओ में सिर्फ हमारे पास कितनी कंपनीज है, 2,000 कंपनीज है, 2,000 कंपनीज जो है वो एफएनओ में जो है कंपनीज है। और नॉर्मल जो कंपनीज है हमारे पास कितनी कंपनीज है, 7,000 कंपनीज है। ओके, अब हम देखेंगे भाई निफ्टी का कंट्रीब्यूशन क्या है, निफ्टी जो है कैसे बनती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी दूसरी निफ्टी बनी है, निफ्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी लार्ज मिड कैप, निफ्टी 500, निफ्टी ऑयल एंड गैस, लेकिन ये ट्रेड नहीं होते, ट्रेड जो होते हैं वो सिर्फ ये तीन ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल। ओके, जस्ट मिनट। अब निफ्टी बनते कैसी है, निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी में जो 10 बड़ी कंपनी है वो ये है। वह निफ्टी में जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, तो बड़े बड़े खिलाड़ी में जो 10 बड़े खिलाड़ी कौन है, तो उसके अंदर जो रिलायंस है, तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस। सबसे बड़ा योगदान 100% में से 12.5% तो ये रिलायंस लेके चला गया, सबसे बड़ा वो। दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तकरीबन 10.65%। तीसरा है एचडीएफसी, 6.99। इन्फोसिस का जो है चौथा नंबर है, इन्फोसिस आईटी की कंपनी है। फिर आईसीआईसीआई बैंक 5.25, टीसीएस 5.04, फिर आपका कोटक महिंद्रा 4.59, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.49, आईटीसी आपका 3.92। आईटीसी आपका जो है ये दो एफएमसीजी है, एफएमसीजी क्या हम देखेंगे आगे। भारतीय एयरटेल 3.10। तो अगर इसको मैं जमा करता हूँ, ये 10 कंपनी का कितना परसेंटेज है, तो हमको पता चला ये पूरी मिलाकर 63% ये इसका हो जाता है, किसका, यानी ये जो 10 कंपनीज है इन्हीं का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 63% है। तो बचा कितना, बचा आपका 37%, यानी जो 40 कंपनीज है, ये तो 10 कंपनीज है, तो बची 40 कंपनीज है, उनका योगदान कम है, ये कंपनी का ज्यादा है। कहने का मकसद, अगर बोले निफ्टी ऊपर जाएगी, तो निफ्टी को ऊपर कौन लेके जाएगा, निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले बड़े बड़े हाथी कौन है, जो है रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कोटक है, और एचयूएल है, आईटीसी है। और अगर ये कंपनी गिरी, ये मेजर कंपनी गिरी, तो आपकी निफ्टी गिरेगी। अच्छा, इसके अंदर भी आप देखोगे कि भाई ऐसे इसमें भी जो है फाइनेंशियल कितने हैं, तो भाई फाइनेंशियल देखो, एचडीएफसी बैंक, ये दो फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, ये फाइनेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी 10 में से 4 जो है वो फाइनेंस है आपका। तो फाइनेंस जो है जैसे हमारे बदन में खून होता है, वैसे हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है फाइनेंस काम करता है। जैसे बदन में खून ना रहे तो आदमी तो ऐसे ही लागर हो गया, उसको चलते फिरते चक्कर आ रही, वो तो उठने बैठने से लागर हो जाएगा, बदन में खून की कमी होगी इसको। तो वैसे अगर फाइनेंस कम होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी अल्टीमेटली जो है, हाँ, वो तो लुढ़कना शुरू हो जाएगी। अब मिडिल ईस्ट को देख लो, मिडिल ईस्ट को जो है 1950 1960 की कोई पहचानता नहीं था, वर्ल्ड के मैप पे कोई जानता भी नहीं था मिडिल ईस्ट क्या है, किसी की निगाह भी नहीं आती थी, कि गरीब मुल्क थे। लेकिन वहां से फिर पेट्रोल निकलने लगा और अब उनकी काया पलट गई, 50 60 70 सालों के अंदर उनकी काया एकदम पलट गई, जब फाइनेंस आया उनके पास। तो आपने देखा निफ्टी के अंदर जो है 10 कंपनीज है, वो ये है। अब देखो निफ्टी की जो सेक्टर वाइज है, निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है, और उसका
योगदान कैसे है, जैसे मसलन निफ्टी जो है 50 कंपनी के अंदर फाइनेंस की कितनी कंपनी है, आईटी की कितनी कंपनी है, ऑटो की कितनी है, एनर्जी की कितनी है, ऑयल एंड गैस कितनी है। तो सबसे ज्यादा जो है इसमें जोर है वो फाइनेंस का है। फाइनेंस कितना परसेंट है? हाँ, वन थर्ड जो है वो फाइनेंस है। उसके बाद आईटी है। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। अगर जो है इंडिया के अंदर 10 बड़ी, वर्ल्ड के अंदर जो 10 बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसमें 4 कंपनी जो है वो इंडिया की है। हाँ, तो इंडिया जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया जो है पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी इंडिया सोने की चिड़िया है। आईटी जो है सेकंड नंबर पे 14.48, ऑयल एंड गैस तीसरे नंबर पे तकरीबन 14%। उस तरीके से जो है कंज्यूमर गुड्स ये 13.07, ऑटोमोबाइल जो है 5% है, टेलीकॉम है, फार्मा है, कंस्ट्रक्शन है, मेटल्स है, पावर है, फिर आपका सीमेंट है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स है, सर्विसेज है, मीडिया एंटरटेनमेंट। तो ये आपका जो है निफ्टी के जो सेक्टर्स है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के अंदर, यानी निफ्टी के अंदर वेटेज किसका है ज्यादा। ओके, अब हम देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल के हिसाब से ये आपका फाइनेंशियल हो गया, यानी बैंक बोलो तो फाइनेंस, आईटी बोलो तो ये आईटी हो गया, और ऑयल एंड गैस बोलो तो ये ऑयल एंड गैस हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, डोंट वरी, पूरे लिस्ट में आपको शेयर करूंगा। इसको आप थोड़ा सा सरसरी देख लेना ताकि आपको याद रहे कि भाई बैंक के अंदर मेजर बैंक कौन सी है, हाथी, बड़े हाथी कौन है, लीडर कौन है इसके अंदर। आईटी के अंदर जो है बड़े लीडर कौन है, ऑयल एंड गैस के अंदर बड़ा लीडर कौन है। अगर आईटी ऊपर जा रहा है तो आईटी को कौन ट्रैक कर रहा है, अगर आईटी गिर रही है तो आईटी को कौन गिरा रहा है, तो आपको उसमें आइडिया मिलेगा। तो बैंकों के अंदर आपने देखा कि बैंकों के अंदर जो है बड़े बैंक कौन सी है, तो बड़े बैंक जो है एचडीएफसी है, कितना कंट्रीब्यूशन, तकरीबन 29% है। आईसीआईसीआई बैंक 21%, 29 एंड 21 कितना हो गया, 50%। तो ये दोनों का ही हो गया, दोनों का कितना हो गया, 50% हो गया। वैसे ही जो है कोटक का 11.75, एक्सिस बैंक का 11.49, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11.16। तो अगर ये चारों को अगर मैं जोड़ दूं, इन चारों को जोड़ दे तो कितना बनता है, देखिए इन चारों को जोड़े तो 85% हो गया। यानी ये 5 बैंक ही इतने बड़े बड़े हाथी है कि इनका मिला करके 85% हो गया। अब ये छोटे छोटे कौन से, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये छोटे छोटे। वैसे ही जो आईटी के अंदर जो है बड़े हाथी कौन से है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जो सॉफ्टवेयर बनाती है, कितना परसेंट है इसका, 27%। इन्फोसिस का कितना है, वो भी 27%। तकरीबन दोनों का मिला के 55% तो ये हो गया। फिर एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, अगर ये पांचों कंपनी को जोड़ लो तो इनका कंट्रीब्यूशन भी वही 84% हो गया। यानी बकिया कंपनी है उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है। तो बड़ी कंपनी जो है आईटी के अंदर कौन कौन सी है, ये 4 है। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि वर्ल्ड की 10 कंपनी आईटी कंपनीज में ये 4 कंपनी शुमार होती है इंडिया की। कौन सी, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो। ऑयल एंड गैस के अंदर रिलायंस सबसे बड़ा हाथी, कितना परसेंट है, 32। ओएनजीसी, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, इस तरीके से सबका कंट्रीब्यूशन है। वैसे आप देखोगे एफएमसीजी, एफएमसीजी का मतलब क्या, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या, जो रोजमर्रा आप जो है इस्तेमाल करने वाली चीजें, जैसे सवेरे आप उठे, आपने ब्रश किया, कोलगेट से ब्रश किया, आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया, साबुन का इस्तेमाल किया, ऑयल का इस्तेमाल किया, आपने कॉफी बना दी, आपने मैगी बना दी। तो रोजमर्रा की जो चीजें जो इस्तेमाल में आती है वो एफएमसीजी कहलाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, वो आईटीसी है। दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब भी आप कोलगेट वगैरह यूज करो तो उसके पीछे जो इसका टैग देख लो कौन सी कंपनी का, आपको पता चल जाएगा। जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो उसको देख लो, जो साबुन आप इस्तेमाल करते हो उसके पीछे कौन सी कंपनी देख लो, जो तेल आप इस्तेमाल करते हो, जो मैगी खाते हो, जो कॉफी आप इस्तेमाल करते हो, जो चाय इस्तेमाल करते हो, कौन सी कंपनी है, तो आपको पता चले कौन सी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज करते हो। तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलाएंगे तो तकरीबन 52% इसका हो गया। नेस्ले तीसरे नंबर पे है, वैसे ही ब्रिटानिया, डाबर, ये जब 5 कंपनी को देखेंगे तो तकरीबन इनका कंट्रीब्यूशन 76% आता है। फिर उसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोलपाल, हाँ, कॉलगेट पामोलिव, यूनाइटेड स्टेट मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये हो गया आपका एफएमसीजी। ऑटो के अंदर यानी जो आपकी 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हैवी व्हीकल्स है, ट्रैक्टर्स है, और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स बनाने वाले, जो ऑटो, जो गाड़ियों की जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो भी इसमें शामिल है। कोई टायर बनाता है, कोई इसका जो है ग्लास बनाता होगा, कोई किसका पार्ट्स बनाता होगा, वो सब जो है इसके अंदर शामिल है। तो ऑटो के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो है वो मारुति है, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा बजाज, चौथा हीरो,
पांचवा आयशर, इस तरीके से टाटा मोटर्स, एमआरएफ, मदरसन सुमी, बॉश एंड भारत फॉर्ज। अब ये जो कंपनीज है ये सब जो है इनके पार्ट्स बनाती है, ऑटो के पार्ट्स बनाती है, तो ये भी इसमें शामिल है ऑटो में। मेटल के अंदर आपका सबसे बड़ी कंपनी है कोल इंडिया, दूसरा है टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टील एंड पावर, स्टील अथॉरिटी, नेशनल एल्यूमिनियम। ये है आपकी मेटल की। वैसे ये फार्मा, फार्मा बोले तो दवाई की कंपनी, दवाइयाँ जो हम खाते हैं। तो अगर कोई दवाई का पत्ता आपने लिया है तो देख लो भाई कौन सी कंपनी का पत्ता आप इस्तेमाल कर रहे हो। सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, दोनों को आप मिला लो तो तकरीबन जो है 42% इनका हो जाता है। उसके बाद सिप्ला, डिविस लैब, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, पिरामल एंटरप्राइज, कैडिला, ग्लेनमार्क, ये सब जो है बड़ी बड़ी फार्मा, यानी इनके अलावा भी है लेकिन ये मेजर कंपनी हमने बताया। ऐसा नहीं कि फार्मा खाली यही है, फार्मा तो बहुत सारी ढेरों कंपनियां है, लेकिन इसमें जो क्रीम ऑफ क्रीम, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, उनको हमने यहाँ लाके बताया। रियलिटी का मतलब क्या है कि जो एक तो बिल्डिंगें बनाना, इसके बाद में रोड ब्रिजेस वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, इसमें ईस्ट में कुछ होगा, कोई वेस्ट में होगा, कोई नॉर्थ में होगा, कोई साउथ में होगा। तो रियलिटी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी डीएलएफ है जो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा है। वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरॉय है, फिनिक्स है, प्रेस्टीज है, इंडिया बुल है, ब्रिगेड है, सनटेक है, शोभा है, महिंद्रा लाइफस्पेस, ये इस तरीके से रियलिटी वाले हैं। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक यानी जो गवर्नमेंट बैंक के है। तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दूं, ऐसे मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो एक एक पेज करके। ओके फाइन। अब ये जो है इनका कंट्रीब्यूशन क्या, ऐसे ऐसे आपको समझ में आया, बोले कि इससे हमारा फायदा क्या, इसका जरूरत है और ये काम की चीज है। निफ्टी के अंदर जो है, निफ्टी मैंने बताया कि निफ्टी जो फाइनेंशियल भी बनता है, निफ्टी में फाइनेंशियल भी है, आईटी भी है, ऑयल एंड गैस भी है, निफ्टी कंज्यूमर गुड भी है, एफएमसीजी भी है, निफ्टी ऑटो भी है, निफ्टी टेलीकॉम भी है, निफ्टी में फार्मा भी है और निफ्टी में कंस्ट्रक्शन भी है। ओके, लेकिन निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस का है। फाइनेंस कितना है? सबसे बड़ा हाथी ये है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद जो है ऑयल एंड गैस, उसके बाद निफ्टी कंज्यूमर गुड, निफ्टी ऑटो, ये इस तरीके से। ओके फाइन। अब हम नए स्क्रीन पे चले आते हैं, एक मिनट। ये स्क्रीन है, एक एक साइट है जिसके अंदर आपको लॉट ऑफ ढेरों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे किसी ने कहा था भाई हमको फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक ही साइट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ये साइट का नाम है screener.in, screener.in, ऊपर ये लिखा हुआ है, मैं भी इसको ग्रुप में भी डाल देता हूँ, screener.in। इसको आप डाल दोगे तो इसमें सारी हमारी इंडियन कंपनीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। ओके, पहले हम देखेंगे इसके अंदर 4 तरीके की हमारी कंपनीज होती है। एक है माइक्रो कैप, एक है स्मॉल कैप, एक है मिड कैप और एक है लार्ज कैप। ना माइक्रो कैप, कैप का मतलब कैपिटल, कैपिटल। ना क्वेश्चन आता है कैपिटलाइजेशन होता कैसे है, पहले वो समझा देते हैं हम। सपोज एक कंपनी के पास जो है, उन्होंने जो है 1 करोड़ शेयर जो है मार्केट में फ्लोट किया। उनके मार्केट में शेयर्स कितने हैं, यानी चलन में शेयर्स कितने हैं, तो 1 करोड़ समझो उसके शेयर्स है मार्केट के अंदर। और उसका करंट प्राइस, शेयर का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस जो है करंट प्राइस 100 रुपया है, तो इसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा? तो इसका मार्केट कैप हो गया, हाँ, 1 करोड़ शेयर उसके मार्केट के अंदर है, कितने शेयर है फ्लोट इन दी मार्केट? ठीक है, हाँ,
कितने शेयर्स इसके जो है मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं वो हम देखेंगे भाई। 1 करोड़ शेयर इसके मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। अभी एक शेयर की कीमत कितनी, 100 रुपया है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किए तो कितने करोड़ की कंपनी बन गई? ये 100 करोड़ की कंपनी बन गई। ये कितने करोड़ की हो गई? 100 करोड़ की कंपनी हो गई। अब यही कंपनी है, इसका जो है टोटल फ्लोट कितना है? ऐसे ऐसे ये कंपनी जो है प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। इसका शेयर की कीमत 100 से 500 रुपया हो गई। 100 से कितनी हो गई? 500 हो गई। अब इसका जो मार्केट कैप कितना हो गया? इसका मार्केट कैप हो गया 500 करोड़। सॉरी। अब ये कंपनी और ग्रोथ हो रही है। कंपनी क्या हो रही है? ग्रो हो रही, ग्रो हो रही। इसका भाव जो हो गया 1200 रुपया। 500 से इसका भाव हो गया 1200 रुपया। तो मार्केट कैप कितने का हो गया इसका? ये कंपनी हो गई 1200 करोड़ की। उसी तरीके से जो है इसका भाव हो गया आगे चल के 2500 रुपया। शेयर का भाव, जो शेयर का भाव 100 रुपया था, वो कुछ अरसे बाद 500 हो गया, कुछ अरसे बाद 1200 हो गया, कुछ अरसे बाद 2500 रुपया हो गया। तो कैसी हो जाएगी भाई? ये कंपनी कितने करोड़ की हो गई? ये कंपनी हो गई 2500 करोड़ की। ठीक है। अब इसका भाव जो है 5,500 हो गया। एक शेयर की कीमत हो गई 5,500 रुपया। कंपनी कितने करोड़ की हो गई? 5,500 करोड़। देखो एक जमाने में 100 करोड़ की कंपनी थी, शेयर का भाव बढ़ता गया, शेयर का भाव बढ़ता गया। इसके मार्केट फ्लोट शेयर वही है, ये जो है बढ़ता गया। अब जो है इसकी कीमत हो गई 10,000, शेयर की कीमत हो गई इसकी 10,000। तो कंपनी कितने करोड़ की हो गई? 10,000 करोड़ की हो गई। अब इसकी कीमत हो गई 15,000। एक शेयर की कीमत हो गई 15,000। ओके, तो कितनी करोड़ की कंपनी हो गई है? अब इसकी शेयर की कीमत हो गई 50,000। ओके, ये कितनी करोड़ की कंपनी है? 50,000 करोड़ की हो गई। तो जो कंपनी 100 करोड़ की थी, आगे चल के अगर वो शेयर का बच्चा है तो आगे ग्रोथ होगा इस तरीके से। ओके, ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपके। तो माइक्रो कैप का मतलब क्या है? जो कंपनी जिसका मार्केट कैप, ये मार्केट कैप जिसका जो है, हाँ, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ के नीचे होगा। 1 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ के नीचे आएगा, वो होगा आपका मार्केट कैप। स्मॉल कैप जो कंपनी है जो 1,000 करोड़ से लेके, जिसका जो है 1,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए और 5,000 करोड़ के नीचे होना चाहिए, इसके दरमियान में जो कंपनी 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक जो कंपनी होगी वो कहलाएगी स्मॉल कैप। जो कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा हो और 20,000 से कम हो, वो कहलाएगी मिड कैप। ठीक है। पहले माइक्रो कैप का मतलब जो कंपनी 1 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ तक, ये तो माइक्रो कैप है, 1,000 करोड़ की बात हो रही है। मैंने इसे कहा था बहुत छोटी कंपनी है। स्मॉल कैप वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलेशन क्या है, मैंने आपको समझा दिया मार्केट कैपिटलेशन कैसे होता है। तो 1,000 करोड़ से लेकर जो 5,000 करोड़ तक तो जो कंपनी होगी, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? वो आएगी स्मॉल कैप के अंदर। मिड कैप क्या है? मिड कैप वो कंपनी होगी जो 5,000 करोड़ से लेके, हाँ, 20,000 करोड़ तक है। और लार्ज कैप जो है, जो 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी होगी, जो 20,000 करोड़ के ऊपर जिसका मार्केट कैप होगा वो लार्ज कैप कहलाएगी। ओके, ठीक है। तो 4 तरीके की आपकी कंपनी है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अभी हमको काम किस में करना? आपको काम किस में करना? ठीक है। माइक्रो कैप में आपको काम नहीं करना। माइक्रो कैप में जितना हो सके इसको अवॉइड करो। इसको क्या करना है हमको? अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना है इसके बारे में हम, हाँ, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। भाई आपके पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो मार्केट जो खिलाड़ी होते हैं ना, इनके पास पैसा बहुत होता है। इनके लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ जमा करके जो है खिलवाड़ करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। तो 100-200 कंपनी के अंदर जो है ये जो है हेरा फेरी बहुत ज्यादा करते हैं, तांडव कर ले और आपको ट्रैप कर सकते हैं। इसलिए जो है छोटी कंपनी में अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए। स्मॉल कैप जो है, ये स्मॉल कैप और मिड कैप, हाँ, ये जो है ये, इसमें आपको ज्यादा काम करना है। ये दौड़ते भी बहुत फास्ट है, ये दौड़ते भी बहुत है, तो इसमें हमको काम करना है किसके अंदर? स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप वाले जो कंपनीज है ये एकदम सेफ है, इसको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। जो लार्ज कैप वाले हैं इसको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है। ब्लू चिप बोले तो एकदम इत्मीनान से चलेंगे, हाँ, वो चलेंगे भी स्लो और गिरेगी भी स्लो, क्योंकि वो हाथी है। हाथी चलता भी स्लो है और गिरेगा भी स्लो। और ये जो है ये घोड़े है, ये तो घोड़े की तरह जो है चलेंगे, घोड़े की तरह गिरेगी भी। ये फास्ट चलते भी है, फास्ट गिरते भी है। ओके। तो लार्ज कैप में अगर आपको किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं चाहिए, एक आदमी रिटायर्ड है,
55 साल है, 60 साल है, कुछ उसके पास फंड है, वो चाहता है कि मैं सेफली इन्वेस्ट करूं, तो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर ले, वो इत्मीनान रहेगा। कोई टाटा की कंपनी ऑल ऑफ अ सडन जीरो नहीं होने वाली, कोई बजाज की कंपनी जीरो नहीं होगी, कोई गोदरेज की कंपनी जीरो नहीं हो जाए, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल ऑफ अ सडन जीरो नहीं होगी, कि दे आर लार्ज, इतने ह्यूज कंपनीज है वो लोग। तो ये लार्ज कैप जो है आपको, जैसे बैंक जो है 6% देता है, तो साल का ये जो है तकरीबन आपको जो है बैंक से कितना मिलता है आपको 6%। तो ये लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपको जो है 15, 20, 25, 30% तो आसानी से मिल जाता है। तो लार्ज कैप एकदम सेफ होती है। हम काम ज्यादा करेंगे किसके अंदर, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। एग्जाम्पल ले लो, मसलन एक लड़का जो है 12 साल का है, एक लड़का कितना है 12 साल का है, और एक आदमी जो है वो 40 साल का है। अब दोनों में दौड़ लगा दो, 12 साल का लड़के में और 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी में, दोनों में दौड़ लगा दो, तो कौन जीतेगा? भाई 12 साल का लड़का तो दौड़ेगा तो हाथ में नहीं आएगा, वो तो ऐसा दौड़ेगा, वो हाथ में नहीं आएगा। वो 40 साल का आदमी, वो तो 10, 20 कदम जो है दौड़ेगा तो उसको हाँफ आने लगेगी कि भाई वो तो दौड़ना जो है, कोई एथलेट तो है ही नहीं वो, तो जो है 10, 20 कदम चलेगा और दौड़ेगा और उसको हाँफ आना शुरू हो जाएगा, वो तो नहीं दौड़ पाएगा। तो ये जो है हमारे घोड़े हैं, ये जो है 16 साल के 12 साल के लड़के हैं। पैसा इसी में बनेगा। पैसा किस में बनेगा? स्मॉल कैप लार्ज कैप। ओके, कैसे काम होता है आगे वो सब हम आपको बताया जाएगा। तो आपको ज्यादातर काम जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में करना है। अब कोई आपको बोलेगा भाई ये कौन सी कंपनी स्मॉल कैप की है कि मिड कैप की है, तो आपको क्या देखना है? उसका मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप देखोगे तो पता चल जाएगा भाई कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीनर के। अब इसमें आपको क्या करना है, स्क्रीनर का स्क्रीन है, इसके अंदर आपको स्क्रीन पर आना है। ये जो ऊपर के 3 स्क्रीन है, ये एक फीड है, एक है स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर आपको आना है। स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ आपको एक क्रिएट न्यू स्क्रीन आता है। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आप चले जाइए। यहाँ बहुत सारी जो है आपको क्राइटेरिया डिफाइंड है, बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ जो है पूरी क्राइटेरिया आपको डिफाइन की गई है। आप देखोगे राइट के अंदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 एंड प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल सो एंड सो। तो इस तरीके से आप जो है देखेंगे कि कितनी कंपनीज हमारे पास माइक्रो कैप की है, कितनी स्मॉल कैप की है, कितनी लार्ज कैप की है, कितनी मिड कैप की है, कितनी लार्ज कैप की है। तो आपने दे दिया मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाँ, ग्रेटर देन 1, 1 बोलो तो 1 करोड़, इसमें अंडरस्टूड है। एंड कंडीशन एंड, ठीक है। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 1000, यानी आपको देखना है कि माइक्रो कैप की कौन सी कितनी कंपनीज है। तो आपने कंडीशन दिया, ये कंडीशन दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से बड़ी होनी चाहिए, 1000 करोड़ से कम होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, इसको रन दिस क्वेरी, मैंने रन कर दिया। तो इसमें सारी कंपनीज जो इस क्राइटेरिया में है वो पूरी की पूरी इसमें आ गई। ठीक है, पूरी सारी कंपनी, कितनी कंपनीज आई है? 3069, 3069। इसमें आप देखोगे कंपनी का नाम, इसका करंट मार्केट प्राइस, अभी का प्राइस कितना है, इसका फेस वैल्यू कितना है, इसका मार्केट कैप कितना है। हमने यार 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और 100 करोड़ के, 1000 करोड़ के नीचे। ये ईपीएस, ईपीएस कितना है, डेट है, 1 ईयर रिटर्न कितना है, सेल्स कितना है, सेल्स वेरिएंस कितना है, सेल्स अब तक कितना ग्रोथ हुआ, आरओसी, आरओसी क्या है, ये पूरे फैक्टर्स आपको बताए जाएंगे। ओके, तो इसमें अगर आपको जो है इसको सॉर्टिंग करना है तो मार्केट कैप के हिसाब से कि बड़ी कंपनी ऊपर आवे, छोटी कंपनी नीचे आए, तो आप इसको यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक कर लो, सॉरी, यहाँ अगर आपने क्लिक कर लिया मार्केट कैप पे, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी कंपनी ऊपर आएगी और छोटी कंपनी नीचे आना शुरू हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगा इसके अंदर। वैसे आपको नीचे से ऊपर आना है तो इसको आपने क्लिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें नीचे से ऊपर आएगी, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्लिक कर दिया तो ये आपको मिल जाएगा। तो कितनी कंपनी है इसके अंदर? 3069। अभी आगे हम सब आएंगे, कवर होगा ये सब। हाँ, तो आपकी माइक्रो कैप जो है कितनी है? हाँ, 3069। ओके, कंपनी है टोटल मिला करके। फिर आइए नीचे, दूसरा हमारा कंडीशन क्या था? दूसरी हमारी कंडीशन थी कि भाई जो कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर है और एंड और 5000 करोड़ के नीचे है, जो है वो स्मॉल कैप हो जाएगी। पहले थी 1000 करोड़ से लेके 1000 करोड़, 1 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक। अब हमने देखा 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी और 5000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी, कितनी कंपनीज है। आपने इसको रन किया, ये एंड बराबर नहीं आया था, एंड, ठीक है। तो आपने देखा
कितनी कंपनीज आ गई है? अब ये 1000 करोड़ से ऊपर वाली है और 5000 करोड़ के, 1000 से 5000 के दरम्यान की कंपनीज है। ठीक है, कितनी कंपनीज है? 552, 522। ठीक है, तो आपने देख लिया कितनी कंपनी है, तो 522 ये कंपनीज है। कौन सी कंपनीज? स्मॉल कैप। अब आपको देखना है मिड कैप कितनी है, तो सेम कंडीशन आपने यहाँ दे दिया। क्या कंडीशन देना है आपको? अभी 5000 करोड़ से लेके 20000 करोड़ तक, अभी एक कंडीशन आपकी है 5000 करोड़ से, सॉरी, यहाँ है आपको 20000 करोड़ तक। तो आपने देखा कितनी कंपनीज आएगी? 5000 से लेके 20000 के दरमियान में कितनी कंपनीज है? तो आपने देखा तकरीबन 261 कंपनीज यहाँ है। यहाँ देखो नजर आ रहा है आप, ठीक है, मैं इसको बता दूं आपको, ये देखो 261 कंपनीज यहाँ नजर आ रही है। ओके, कौन कौन सी कंपनीज है? ये पूरी कंपनीज आपके पास है। इसको आप देखना चाहो तो इसको आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज है। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 आप देख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आपकी ये कंपनीज है 261, आपकी स्मॉल कैप हो गई 261। अब आपको देखना लार्ज कैप। लार्ज कैप बोले तो 20000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी। तो आपने देखा नया कंडीशन आपको देना है, क्या करना है? हाँ, अब ये इसकी कंडीशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी जरूरत है कि भाई 20000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी कितनी है बताओ हमारे को। तो ये ढूंढ करके बताएगा। ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, इसके अंदर सारी कंपनी आसानी से आपको मिल गई। आपने बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन से 20000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी कौन सी बताओ, तो ये पूरी कंपनी के नाम भी आ गए। कितनी कंपनी से? 233। अब आप देखोगे 200, हाँ 233 कंपनीज है। और जो 50 कंपनी, निफ्टी की 50 कंपनीज है ना, वो कौन सी कंपनीज? ये 50 कंपनी नंबर 1 पे, ये जो मार्केट कैप के हिसाब से आपकी कंपनीज आती है, जो सीरियल है ना मार्केट कैप 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक कौन सी कंपनी? ये लार्ज कैप वाली है ना। तो सबसे अव्वल पे कौन है? रिलायंस। दूसरे पे टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, ये मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप क्या है मैंने आपको समझा दिया, मार्केट कैप क्या है। ठीक है ना, ये मार्केट कैप और ये कंपनी के नाम। तो तीसरे पे कौन है? तीसरे पे HDFC बैंक, चौथे पे इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, विप्रो। इस तरीके से ये जो है ये 50 कंपनीज आपकी जो है वो निफ्टी 50 वाली हो गई। कौन सी हो गई? निफ्टी 50। जो निफ्टी 50 हमने देखा ना 50 कंपनी कौन सी है, वो ये है। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं आएंगे। निफ्टी 50 में तो खाली लार्ज कैप आएगी। लार्ज कैप का मतलब इसका मार्केट कैपिटल 20000 करोड़ से ऊपर है। ये तो कितने करोड़ की है? ये 165 की है। एक, हाँ, कितना हो गया देखो, 16,45,000 की कंपनी है। 16,45,000 करोड़ की ये है। 14,25,000 करोड़ की कंपनी ये है। तकरीबन 8,60,000 की कंपनी। इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो कितनी कंपनीज है ये? 233। तो ये हो गया 233। तो आपने देखा माइक्रो कैप सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्मॉल कैप इतनी कंपनीज है, फिर मिड कैप इतनी है, लार्ज कैप इतनी है। टोटल कितना हो गया? टोटल कर लो आप। टोटल हो गया आपकी 4085। अब आप बोलोगे सर आपने तो 7000 कंपनीज बताई, यहाँ तो सिर्फ 4085 कंपनीज है। तो कुछ कंपनीज डबल डबल होती है, वो यहाँ भी लिस्टेड है। कुछ कंपनीज NSE में भी लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो डबल डबल हो जाती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने अगर कंपनी फॉर्म की है तो आप उसको NSE में लिस्ट करो या BSE में करो, या आप चाहो तो दोनों में लिस्ट करो, इस अप टू यू। बास कंपनी ऐसी है जो ब्लैकलिस्ट होती है, जिन्होंने किसी का जो है गड़बड़ी की, किसी ने जो है सबमिशन नहीं किया अपने जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह, तो उनको NSE BSE उसको ब्लैकलिस्ट करती है। इस वजह से क्या होता है, वो कंपनी में ट्रेड नहीं होता है। तो इस तरीके से जो हमने 7000 कंपनीज बताए, लेकिन एक्चुअल में कितनी कंपनीज है? 4085। 4085 के अंदर जो है ये आपकी जो है ये माइक्रो कैप वाली इतनी कंपनीज है, स्मॉल कैप वाली इतनी कंपनीज है, मिड कैप वाली इतनी कंपनीज है, और लार्ज कैप वाली इतनी कंपनीज है। ओके, ये आपको देखना है तो इस साइट पे आपको जाना पड़ेगा। स्क्रीनर, स्क्रीनर एक बेहतरीन साइट है, इस पे आप चले जाओगे screener.in। screener.in पे आप जो है, स्क्रीनर पे आप जो है टाइप कर लो, नीचे जाके आपको जो है ये क्वेरी मिलेगा। क्वेरी के अंदर आप जो है आसानी से इसमें टाइप कर लो, आपको जो है सब चीजें आसानी से मिल जाएगी इसके अंदर। ओके, नाउ हमने देखा कैश मार्केट देखा, हमने फ्यूचर मार्केट देखा, हमने ऑप्शन मार्केट देखा। नाउ हाउ टू ट्रेड, ट्रेड कैसा लेना। नाउ ये शेयर बाजार जो है
इसमें जो है ना, पैसा सभी को प्यारा है। आपको भी पैसा प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, सबको पैसा प्यारा है और सबको पैसे चाहिए। सबको पैसा चाहिए, तो इसमें जो है धांधली बहुत ज्यादा होती है शेयर मार्केट के अंदर। तो इसमें नए लोग जो है आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। नए लोग का ट्रैप होने की वजह क्या है? बिकॉज बगैर सीखे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अंधाधुन जो है पैसे लगाते हैं। एक ज्वेलर था, उसने कहा इतने सालों साल जो है मेरे बाप दादा के साथ मैंने जो है ज्वेलरी का कारोबार किया, सोनार का काम किया, जो गोल्ड का काम करते हैं ना, जेवर वगैरह बनाते हैं। बोले मुझे शेयर मार्केट से क्या डर, मुझे शेयर मार्केट से क्या डर। लेकिन जब वो उसने जो है शेयर मार्केट में आया तो पूरी दुकान उसकी लूट गई। क्योंकि शेयर मार्केट जो है बगैर सीखे जो है शेयर मार्केट में आपको कदम नहीं रखना। अगर आपने इसमें कदम रखा तो आपको धोखा है। फिर ये 440 वाट का करंट है, आपको करंट लगना ही लगना है। मैं बार बार एग्जांपल देता, हाउ टू स्विम की किताब पढ़ करके आपने अगर तालाब में जम कर दिए तो वो तो नुकसान तो होना ही है, आपके लिए नुकसान वाली बात है। आपने बगैर सीखे कोई काम को किया तो नुकसान तो होना ही है। तो इसलिए जो है इसको सीख करके आप करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर कोई भी काम जो है वो परसेंटेज से होता है, परसेंटेज से। जैसे मसलन जो है मैंने जो है अलग अलग ट्रेड लिया। मैंने जो है 1 लाख का माल बाय किया था, ठीक है। मैंने इसको 1,25,000 में बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर मैंने शेयर बाय किया था, शेयर को मैंने इसको इसको बाय किया और इसको मैंने सेल किया, ठीक है। फिर दूसरी जगह पे मैंने 17,500 का माल बाय किया था और 19,250 में मैंने बेच दिया। तीसरी जगह पर मैंने जो है 50,000 का माल बाय किया था और उसको जो है 59,175 में मैंने बेच दिया, ठीक है। चौथी जगह पर मैंने जो है 55,000 का माल, 5.5 लाख का माल बाय किया था और उसको जो है 6,25,000 में मैंने बेच दिया। पांचवें इसमें जो है मैंने 78,500 का माल बेचा था और ये जो है मैंने लॉस में बेचा, ये मेरा लॉस में हुआ। अब सवाल ये आता है कि मैंने 5 तरीके से ट्रांजेक्शन किया, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन में मुझे ज्यादा फायदा हुआ? अगर मैं इसको लेता हूँ कि भाई मैंने 1 लाख का माल खरीदा था, 1.25 लाख में बेचा, तो मुझे मुनाफा तो हुआ। मुझे नो डाउट मुझे जो है 25,000 का मुनाफा हुआ, लेकिन यहाँ रकम भी तो बड़ी थी। यहाँ रकम बड़ी थी, यहाँ रकम छोटी है। तो यहाँ अगर मैं दूसरे इसको देखूंगा, दूसरे तीसरे को देखूंगा, तो यहाँ मेरी रकम छोटी थी तो मुनाफा भी छोटा था। यहाँ जो है रकम थोड़ी बड़ी थी, थोड़ा सा अच्छा मुनाफा हुआ। यहाँ भी रकम बड़ी थी, मुनाफा ज्यादा हुआ। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो मुझे मुनाफा किस पे ज्यादा हुआ, तो उसको परसेंटेज से निकाला जाता है। परसेंटेज जो है यहाँ शेयर मार्केट में हर काम परसेंटेज पे होगा। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा मुनाफा कितना हुआ 25,000, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई आपका जो बुनियादी, जो आप जिस भाव में आपने खरीदा उसको ले लिया आपने। तो इस वक्त पहले सौदे के अंदर आपको 25% मुनाफा हुआ। दूसरे सौदे के अंदर कितना हुआ आपको? दूसरे सौदे के अंदर 10% मुनाफा हुआ। तीसरे सौदे के अंदर कितना मुनाफा हुआ आपको? हाँ, 18% मुनाफा हुआ। पांचवे में कितना हुआ आपको? 13% हुआ। और छठे, सॉरी, चौथे में तो 13% हुआ और पांचवे में तो आपको नुकसान था, इतना नुकसान हो गया। तो शेयर मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आप देखोगे परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना मुनाफा हो रहा है, एग्जैक्ट कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आपने कितने में खरीदा, आपने कितने में बेचा, इसका पहले आप डिफरेंस ले लो। जैसे मसलन 1 लाख में खरीदा था, 1,25,000 में आपने बेचा, तो इसको आपने माइनस कर लिया भाई, 1,25,000 माइनस दिस, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लेने के लिए आपने क्या किया भाई, आपका कितना था 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई, हाँ, बस जो है कैलकुलेशन नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एक लेक्चर हम एक्सेल का भी लेंगे, अलग से लेक्चर होता है। जिन बंदों को एक्सेल नहीं आता है वो इंशाल्लाह उसमें ज्वाइन कर ले तो उनको फायदा होगा। एक्सेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में कहीं जो है ब्रोकर के पास काम करने जाओ तो एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम होता है। एडवांस एक्सेल अगर आपने सीख लिया तो अकाउंटिंग करने के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और एक एक आदमी जो है अकाउंटिंग का 50-50 हज़ार रुपया जो है ब्रोकर लेता है उनसे। तो जो अकाउंटिंग करता है उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो अगर आपने जो है शेयर मार्केट सीखा, उस पर सोने पे सुहागा आपने अकाउंटिंग सीख ली, तो आपको 25-30, 25-50 हज़ार रुपया सैलरी तो इत्मीनान से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस जो भी था वो ये था, और ये आपका है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये आपका हो गया कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका परसेंटेज वाइज होगा, ओके। दूसरी बात जो है शेयर मार्केट के अंदर आप जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ट्रिपल आर, ट्रिपल आर, ये बहुत जरूरी होता है।
आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरे को जब मैंने ट्रेड लिया तो मैं ट्रेड लेने के बाद में ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या करते हैं, जो जो समझदार खिलाड़ी खिलाड़ी होता है हर बॉल को नहीं खेलता, वो सिर्फ जिस बॉल पे खेलना है उसी पर वो खेलता है, नहीं तो इत्मीनान से खड़ा रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं है हमको कोई तो T20 नहीं खेलना है, वनडे नहीं खेलना है, हमको तो टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच में भी जब फुल टॉस आए तो ही खेलो, नहीं तो अपना खड़े रहो इत्मीनान से, कोई हर्ज नहीं है। तो वो जब मौका आएगा तो मौके पे वो चौका लगाता है, नहीं तो इत्मीनान से खड़े रहता है। एक आध दो रन अगर मिलता रहे बीच बीच में तो ठीक है भाई, एक एक दो रन मिलता रहेगा, और मौका मिला चौके का चौका लगा दिया, मौका मिला छक्के का छक्का लगा देगा। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं जो है पुराना कारोबारी हूँ, मैं जो है चाइना से माल वगैरह मंगाता हूँ, इम्पोर्टेड गारमेंट्स का, शर्ट टी शर्ट्स वगैरह जो है मेरा काम है, और कंटेनर से मेरा माल आता है। चाइना से मेरा जो है वो इम्पोर्ट का कारोबार है, टी शर्ट्स भी मंगाता हूँ, शर्ट्स भी मंगाता हूँ, या लोकल मार्केट में उसको मैं बेचता हूँ। मुझे मालूम है कि भाई मैंने जो है चाइना से जो माल मंगाया है, टी शर्ट मंगाया है, उसकी कीमत मुझे जो है, उसकी लागत, पूरा खर्चा मिलाकर मुझे उसकी लागत 100 रुपया पड़ रही है। और मुझे मालूम है ये टी शर्ट अगर इंडिया में आ जाएगा तो मुझे जो है इसकी इसकी बिक्री जो है 130 रुपये में आसानी से हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं पुराना हूँ तो मुझे तो इतनी तो अंदे हाँ ये है कि भाई अगर ये माल आ जाएगा तो इंडियन मार्केट के अंदर इसकी कीमत जो है 130 रुपये में आसानी से बिक जाएगा। किसी वजह से, किसी वजह से अगर मेरा माल जो है मार्केट में रिजेक्ट होता है, भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रिंट अच्छी नहीं है, सिलाई बराबर नहीं है, और लोगों ने पसंद नहीं की, तो मेरा लॉस कितने का हो जाएगा भाई, ये माल मेरा जो है वो 90 रुपये में, 90 रुपये में रिजेक्ट में जो माल निकल जाता है ना उसको थोक में निकाल देते हैं, भाई चल भाई माल नहीं बिक रहा है, रिजेक्ट हो गया तो उसको थोक में निकालो। तो इसमें लॉस कितने का हो गया, मेरा लॉस हो गया 10 रुपये का, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 30 रुपये का। तो आपने देखा कि हमारा रिस्क और हमारा रिवॉर्ड पहले से डिफाइंड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैंने माल जो मंगाया चाइना से इंपोर्ट करके टी शर्ट्स वगैरह, तो 100 रुपये की तो मेरी लागत है, मुझे मालूम है कि ये माल जो है 130 में मुझे बेचना है, तो मुझे 30 रुपये का मुनाफा है। किसी वजह से अगर ये इस सौदे के अंदर मुझे नुकसान होता है, कितने का नुकसान होता है, 10 रुपये का, ये पहले से डिफाइंड है मेरे। ये क्या है, मुझे मालूम है कि नुकसान 10 रुपये का, फायदा 30 रुपये का। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप ट्रेड करोगे ना, आप जो है कैलकुलेटेड काम करते हो। जब जो अच्छा खिलाड़ी खेलता है ना, तो उसको मालूम है इस बॉल पे मुझे चौका लगाना है तो चौका लगाएगा, और अगर वो चूका, हाँ वो रिस्क लेगा नहीं, अंधाधुंध नहीं खेलेगा, आंख आंख पे पट्टी बांध करके आप जो है कोई गेम नहीं खेलते। हम जो है चौकन्ना हो करके जो है इत्मीनान से खेलते। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने जो है ट्रेड लिया, तो उसका जो है उसका टारगेट और उसका जो है जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करना, विल लुक एट दिस। ये आपका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने यहाँ एंट्री की, एंट्री यानी आपने बाई किया, कितने बाई किया आपने, आपने 300 में बाई किया सपोज, ठीक है। बाई करने का मकसद क्या था, कि आपको ये था कि ये ऊपर जाएगा भाव। आपने बाई करने का मकसद, कोई भी चीज को बाई इसीलिए करते हैं, आपने खरीदा इसीलिए कि भाई ऊपर भाव चला जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट यानी सेल प्राइस कितना है, 330, ठीक है। मेरा टारगेट है कि 330 का भाव आ जाएगा मैं इसको बेच दूंगा। और बजाय इसके कि भाई ये ऊपर भाव ऊपर नहीं गया, भाव नीचे आ गया, भाई हम तो उम्मीद किए थे कि भाई मेरा कैलकुलेशन, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाव ऊपर जाएगा, लेकिन भाव ऊपर नहीं गया, वो मेरे फेवर में नहीं था, मेरे आगे ही चला गया। तो अगर भाव नीचे आने लगा, भाव नीचे आने लगा तो क्या हो गया, अगर भाव नीचे आया तो मेरा लॉस कितने का हो रहा है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। अगर ये भाव 290 पे आ गया तो मैं क्या करूंगा, 300 से नीचे गिरने लगा, 300 से नीचे गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, 300 से दो 298 हो गया, 296 हुआ, 295 हो गया, 294 हुआ, 292 आया, 290 हो गया। 290 हो गया तो भाई भाई गरीब आदमी भाई 10 रुपया में नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपका नुकसान 10 रुपये का, फायदा 30 रुपये का। तो रेशियो क्या है, ये रेशियो आपको बना, ये रेशियो बना आपका 1:3। क्या बना रेशियो, नुकसान कितने का है, 1 रुपये का है,
फायदा कितने का है? 3 रुपए का है। तो आपका रेशियो क्या बना? 1:3। तो जब भी आप काम करोगे आपका रेशियो पहले डिफाइन होना चाहिए। जैसे मसलन आज जो है जुमा का दिन है, फ्राइडे का दिन है, मार्केट खत्म हो गया, वीक आपका खत्म हो गया, मंडे के दिन आपको अपने शिकारी को ढूंढना है। भाई मंडे के दिन में क्या ट्रेड करो, कौन कौन से शिकारी है, क्या शिकार? तो शिकार के लिए आपको आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई एसबीआई जो है मेरा शिकार में आ गया, भाई मंडे इसको बाय करना है। ठीक है भाई, मंडे बाय करना है। तो बाय कौन से प्राइस पे आप करोगे? तो पहले आप लोग बाय, मेरे को इसको फला प्राइस पे बाय करना है। कितने बाय करना है? तो भाई 300, मेरे को 400 में बाय करना है। ठीक है, अब 400 में बाय करना है। अगर आपने बाय तो कर लिया, चलो भाई मंडे के दिन आपको माल मिल गया, तो आपका टारगेट क्या है भाई? तो पहले से फिक्स होना चाहिए भाई, टारगेट कितना है? भाई मेरा 7% का टारगेट है, सपोज 7% का टारगेट। तो 428 रुपये में, सॉरी, 400 का 7% कितना होगा? 28 रुपया। तो 428 में मुझे इसको बेचना है। तो एसएल कितना होगा? स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस का मतलब क्या कि अगर इसका भाव ऊपर न जाते हुए नीचे आने लगा, लुढ़कने लगा भाव, तो कितना है? तो मैंने कहा भाई 395 पे मेरे को क्या करना है? मैं 5 रुपया, गरीब आदमी हूँ, 5 रुपये का मेरा नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? आपका जो है, आपने खरीदा 400 में, ठीक है, आपने बोला मुझे, मैं बेचूंगा इसको 428 में, और किसी वजह से ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा, तो 395 में मेरा लॉस है भाई। 5 रुपये का, मैं गरीब आदमी हूँ, तो इसमें लॉस कितने का हुआ? 5 रुपये का। और प्रॉफिट कितने का है? 28 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? 1/5.5 के करीब करीब, ऐसा मोटा मोटा लेते हैं। तो आपका रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा, रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग जो है ना, ये हमारी साइकोलॉजी है। हम क्या करते हैं? बड़े बड़े लॉस लेते हैं। शेयर मार्केट में क्या करते हैं? बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट। लॉस कैसा होगा? लॉस बड़ा होता है। और प्रॉफिट कैसा होगा? प्रॉफिट छोटा होता है। प्रॉफिट जो है छोटा होता है। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े लॉस होते होते क्या होता है, आप जो है जीरो हो जाते हो। आपको क्या करना है? शेयर मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट लेना है। आपको प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। हाँ, जब दावत मिले तो पूरा मुर्गा खाने की दावत हो। प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। लॉस कैसा होना चाहिए? लॉस छोटा होना चाहिए। लॉस छोटा, मेरा लॉस, भाई गरीब आदमी हूँ भाई, इतना ही लॉस ले सकता हूँ। तो लॉस आपका छोटा हो, प्रॉफिट आपका बड़ा हो, तो आप बड़े बनोगे। लेकिन हमारी साइकोलॉजी है, हमारी साइकोलॉजी क्या है कि हमें लॉस पसंद नहीं है, हमें जो है आउट होना पसंद नहीं है, फेल होना पसंद नहीं। कोई हम कहेगा कि बचपन में हम खेलते, क्रिकेट खेलते, किसी का आउट हो गया, आउट हो गया, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट करके झगड़े हो जाते हैं। कि हमको क्या है, हमारी साइकोलॉजी है कि हमें लॉस पसंद नहीं है, हमें जो है आउट होना पसंद नहीं है। इसलिए जो है कोई भी ट्रेड लेते हो तो हमारा एसएल वगैरह होता नहीं, इससे हमको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। ओके, नाउ ये ट्रेड के अंदर जो है एसबीआई का, ये इसको तो हम निकाल देते हैं। एसबीआई जो एग्जांपल के लिए देता, इसको मैं निकाल देता हूँ। इस एग्जांपल पे देते हैं कि 300 में मैंने एंट्री किया, 330 का मेरा टारगेट है, और मेरा एसएल क्या है? मेरा एसएल है 290 का। कि भाई अगर मैंने 300 में मैंने बाइंग किया और ऊपर गया तो बल्ले बल्ले मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरी नसीब ना रहा है, वो नीचे आने लगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन लॉस और प्रॉफिट मेरा कैलकुलेटेड है। लॉस प्रॉफिट क्या है? मेरा कैलकुलेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेटेड लॉस है। इससे क्या होगा? प्री डिफाइंड है मेरा। अच्छा, किसी वजह से जो है मार्केट आपके फेवर में रहा, और 300 आपको लग रहा है 330 भी जो है क्रॉस कर रहा है, ये आपको लग रहा है ये 330 के ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया? आपने टारगेट को बदली कर लिया। टारगेट क्या किया? आपने सेल प्राइस को बदली कर दिया। आपने क्या किया? सेल प्राइस को 340 कर दिया, क्योंकि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है ना। तो आपने क्या किया? आपने टारगेट को ऊपर कर दिया। फिर आपको लग रहा है कि भाई आपका जो है और भी टारगेट ऊपर जाएगा, ये भाव ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या किया? अपना नेक्स्ट टारगेट ले लिया 350 का। आपने नेक्स्ट टारगेट ले लिया 350 का। जो माल आपको 330 पे बेचना था, आप उसको 340 में बेचने की तैयार हुए, लेकिन लग रहा है कि और भी ऊपर जा रहा है, तो आपने भाव उसको क्या किया? 350 कर दिया। 350 से आपको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, आपने इसको जो है 370 कर दिया। भाई मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो बिल्कुल ले लीजिए फायदा। भाई आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए। आपको लग रहा है भाई ये 390 जाएगा, 390 जाने दो उसको। हाँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, तो ऐसे मौके आए तो पूरा जो है बकरा खाने की, जैसे दावत मिली और बकरा आया, मुर्गा आया तो पूरा मुर्गा खाओ, कोई शर्माने की बात नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि आपने 1000 शेयर लिए थे, आपने क्या किया था? किसी कंपनी का 1000 शेयर लिया था, 1000 शेयर लिया था। आपको कितना मुनाफा हो रहा था? आपने देखा पहले जो है
इस कंपनी के अंदर आपने 300 में बाय किया था, 330 में आप उसको बेच रहे थे, तो 30 रुपए का मुनाफा था। तो 1000 शेयर के ऊपर आपको 30 रुपया अगर मिल रहा है तो कितने का मुनाफा हुआ आपका? आपको 30,000 का मुनाफा हुआ। 30,000 का मुनाफा हुआ ना। अगर वही मुनाफा बढ़ करके 340 रुपया हो जाता है तो आपको कितने का मुनाफा होगा? 40 रुपये का मुनाफा हो गया। तो कितना हो गया मुनाफा? यहाँ आपको 30,000 मिला था, यहाँ कितना मिलेगा आपको? 40,000 मिलेगा। अगर वही मुनाफा बढ़ के 350 हो जाता है, अगर भाव जो है 350 तरफ जा रहा था, आपको मुनाफा कितना होगा? 50 रुपये। आपने खरीदा 300 में था कितना हो जाएगा आपको? 50,000 रुपया। वैसे अगर ऊपर जा रहा है और जो है 370 के करीब जा रहा है तो 70 रुपये का मुनाफा हो रहा है। 70 रुपये के हिसाब से आपको 70,000 का मुनाफा होगा। और अगर वो 400 में चला गया तो बल्ले बल्ले 100 रुपये का आपका मुनाफा है, क्योंकि खरीदारी 300 की थी, बेचा आपने तो आपको कितने का हो गया? 1 लाख का मुनाफा हो गया। तो ऐसे मुनाफे छोड़ना नहीं है, ऐसा मौका आए तो मुनाफा छोड़ना नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एसेट। इसको बोलते हैं, अगर इस तरीके से हमने काम किए, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एसेट। ट्रेलिंग एसेट का मतलब क्या है? जैसे हमारे मोबाइल में कैसे अलार्म रहता है, भाई मैंने मोबाइल में अलार्म लगा दिया 8 बजे का, सवेरे 8 बजे का, 8 बजे का मेरा अलार्म है। अब वो अलार्म बजने से पहले मैंने क्या किया? अलार्म बजने से पहले, क्या हो रहा है, अलार्म बजने से पहले मैंने क्या किया? अलार्म को चेंज कर दिया, मैंने उसको 8:15 कर दिया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर 8:15 बजने से पहले मुझे लगा कि नहीं, मैं और थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैंने क्या किया? 8:30 का लगा दिया। फिर अलार्म बजने से पहले मैंने क्या किया? उसको बदली कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपका जो है ये ट्रिगर होने से पहले इसको क्या करना है? अभी आपको लग रहा है 330 का तो भाव आपने टारगेट रखा है, मुझे बेचना है, आपको लग रहा है कि ये भाव ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अलार्म बजेगी ना, बजने से पहले चेंज करना। एक बार बांध बिक गया तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपने जो है क्या किया? इसको बदली करके आपका टारगेट 340 कर दिया, फिर 350 कर दिया, 370 किया, 390 किया, 400 कर दिया। अच्छा, आपका एसएल जो है 290 पे था, तो जैसे से आपका टारगेट ऊपर जा रहा है ना, आपका एसएल बढ़ाते जाइए। एसएल क्या करो? अब आपका एसएल जो है, अगर 330 का आपका जो है टारगेट से 340 की तरफ जा रहा है तो इसको आप एसएल रखो। आपका स्टॉप लॉस क्या करो? या किसी वजह से 330 तो क्रॉस किया उसने और ऊपर जा रहा है और 340 नहीं पहुंचा और उसकी गाड़ी रिवर्स आने लगी, वहां से भाव नीचे गिरने लगा, तो 330 तो आपका हक है भाई, आपने मेहनत की, 330 तो आपको मिलना चाहिए। वैसे ही अगर 340 क्रॉस किया और 350 की तरफ वो जो है नया प्रवास कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस, जिसे हम एसएल कहते हैं, स्टॉप लॉस एसएल, तो आपका एसएल क्या करना? बदली कर देना। एक एक स्टेप आपको बढ़ते जाना। एसएल क्या करना? एक एक स्टॉप बढ़ते जाना, यानी आपका टारगेट ऊपर चलते जा रहा है, आपका एसएल बढ़ते जा रहा है। यानी किसी वजह से अगर वो 390 से 400 की तरफ जा रहा है और किसी वजह से ऊपर नहीं गया, वो रिवर्स आने लगा, तो 390 तो आपका हक है, 390 तो आप ले लो प्रॉफिट। इसे कहते हैं ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग एसएल। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि आपका रिस्क और आपका रिवॉर्ड जो है डिफाइंड है, और ऐसे सौदे जिसके अंदर जो है बड़ा बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसे हमेशा नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं साल में 6 महीने में आपको एक दो ट्रेड ऐसे मिल जाएगी, इसके बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। तो उसको जो है क्या करो? हाँ, पूरा पूरा जो है इसका फायदा लेने की कोशिश करो। ठीक है।